वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? अच्छे हो? बिल्कुल बढ़िया, मज़े में अपनी पढ़ाई ठीक ठाक कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है। चलो आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस। अब तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की फील्ड पढ़ा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करी, पोटेंशियल की बात करी, डायपोल की बात करी, है ना, बहुत सारी बातें करी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अगर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर है तो वो है कैपेसिटर्स। ठीक है, अब कैपेसिटर्स आप लोग देखते होंगे, आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। कैपेसिटर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आपके मोबाइल फ़ोन में सबसे बड़ी एप्लीकेशन मैं यही कहूँगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं आपके। और बिल्कुल सिंपल सी चीज़, फ़ैन जैसी एक चीज़ के अंदर भी कैपेसिटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा कि कैपेसिटर्स कैसे दिखते हैं। देखो मेरे पास ये एक पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ऐसा। ठीक है, ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये येलो टाइप का, ये है कैपेसिटर। ओके, और एक छोटा सा ये भी है, ये येलो वाला, ये वाला ऑरेंज वाला, ये भी, और ऐसे छोटे छोटे ये भी है। और ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो 4-5 बिल्कुल येलो कलर के बिल्कुल दाल जितने छोटे छोटे हैं, ये भी कैपेसिटर्स हैं। और ये दो भी कैपेसिटर्स हैं। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स जो हैं मिलते हैं। और हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, जिनको कई बार देखने के लिए आपको हो सकता है लेंस का यूज़ करना पड़े। ओके, तो कैपेसिटर्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बड़ी बड़ी हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स करता क्या है, कैपेसिटर्स करते क्या हैं? कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ चार्ज स्टोर करने का काम करते हैं। हम यही पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स चार्ज, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैपेसिटर, अब जो हम पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन, वो ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर करने का काम करते हैं। और भी अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम मतलब की चीज़ है वो ये है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते हैं। अब चार्ज स्टोर करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया? अगर देखो हम एक छोटे से पेन को भी अगर अपने बालों में रगड़ेंगे तो बाल की वजह से हमारा पेन चार्ज हो जाता है और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये पेन भी चार्ज स्टोर कर लेता है ना, इतनी सिंपल सी चीज़। तो हमें एक स्पेशल डिवाइस की क्या ज़रूरत पड़ी चार्ज स्टोर करने के लिए? इसका कारण हम अभी मैं जो आपको बताऊंगा उसमें भी आपको समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। चार्ज स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या ज़रूरत है एक स्पेशल डिवाइस बनाने की, जबकि एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़, पेन वगैरह वगैरह, पेपर, हमारा स्वेटर, हमारे कपड़े, चेयर वगैरह भी चार्ज स्टोर कर लेते हैं। अगर वो चार्ज स्टोर कर सकते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाया तो क्या सोच के बनाया गया? और कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए? ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग लेंगे एक प्लेन शीट और उसको समझ के देखेंगे कि चार्ज को स्टोर करते समय हमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं और हमें क्या इंतजाम करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके। तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे सिंपल बात, भाई चार्ज स्टोर करना है तो किसी चीज में करेंगे। मान लो वो चीज है हमारी एक मेटल की प्लेट। ये है एक मेटल की प्लेट जिस पर हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं और इसका चार्ज लीक ना कर जाए, इसीलिए इसको हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ, ये है इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको फिट किया है। तो ये है हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड और इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इस मेटल की प्लेट को हमने फिक्स किया है। तो ये है हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड और ऊपर जो है ये है एक मेटल की प्लेट, मेटल प्लेट। ओके, अब इस पे चार्ज स्टोर करेंगे। चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज डालना या नेगेटिव चार्ज डालना। ठीक है, और कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है? अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं,
ठीक है। किसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी हो जाएगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले ये मेटल की प्लेट कैसी है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दूं तो ऑटोमेटिकली हमारे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और हम कहेंगे हमारी मेटल की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं किसी तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमारी मेटल की प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो हुआ कि चार्ज कैसे डालेंगे और कैसे निकालेंगे। अब चार्ज डालने के बाद क्या होगा, मान लो हमने इसमें कुछ चार्ज डाला, ठीक है। अब चार्ज डालना भी अपने आप में एक प्रोसेस है, इसको समझना जरूरी है कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, चलो डाल दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन डाला, अब जो पहले से इलेक्ट्रॉन बैठा है ना वो हल्का सा मुझे रिपेल करेगा, है ना, उसके ऊपर प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मेरे हाथ में एक नेगेटिव चार्ज है, मैं इस पे डालने की कोशिश करूंगा तो वो रिपेल करना शुरू करेगा, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया और इसमें चला भी गया। अब दो नेगेटिव चार्ज हो गए, तीसरा डालूंगा तो दोनों मिलके हल्का फुल्का रिपेल करेंगे, लेकिन मेरे में इतनी ताकत है कि मैं उन दोनों को के फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर सकूं, तो मैं तीसरा भी डाल दूंगा। तीसरे को डालने मैं चौथे को डालूंगा तो चौथे को भी डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एबिलिटी है काम करने की, मेरे पास एबिलिटी है, क्षमता है। तो मैं ऐसे डालता जाऊंगा, लेकिन मेरा काम मुश्किल होता जाएगा जैसे जैसे इस पे चार्ज डालूंगा, और चार्ज डालना मुश्किल होता जाएगा, यानी कि मुझे वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम दबाते जाएं तो फोर्स बढ़ता जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि अगर हमने चार्ज डाला तो और चार्ज डालना मुश्किल हो गया, यानी इसकी वोल्टेज, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है कि नहीं, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मेरा काम करना मुश्किल होता जाएगा। एक समस्या तो ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज मैं नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ क्षमता है, वो क्षमता अनलिमिटेड नहीं है, कुछ लिमिटेड ही है, तो मैं लगातार इसमें चार्ज नहीं डाल पाऊंगा। एक बात तो ये क्लियर हुई कि हम इसमें बहुत सारा चार्ज डाल पाएंगे, इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, और वोल्टेज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अब इसमें इतना सारा चार्ज इकट्ठा हो गया है, इसकी इतनी फील्ड बन जाएगी आसपास, इसमें नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो भागे भागे पॉजिटिव चार्ज दूर दूर से इसके पास आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आसपास हवा के अंदर से हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगा दे और पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक ले आए, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी जो मैंने मेहनत करी थी चार्ज करने की वो बेकार गई, अब मैं चार्ज नहीं कर पा रहा, मतलब चार्ज मेरा स्टोर किया हुआ चार्ज भाग रहा है, जा रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है। तो एक समस्या तो ये हो गई कि भाई मैंने बहुत मुश्किल से तो इसको चार्ज किया और इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने आसपास के इलेक्ट्रॉन को भगाना शुरू कर दिया और चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और इसका चार्ज खोता चला गया और धीरे धीरे शायद खत्म ही हो जाए। तो दो समस्या आ गई ना। तो ये समस्या आती है कि एक सिंगल प्लेट, अगर हम ऐसी एक सिंगल प्लेट ले करके उसको चार्ज करने की कोशिश करें तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। अब देखो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर हुई कि एक सिंगल प्लेट कैपेसिटर यानी चार्ज को स्टोर करने का काम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही, तो एक काम और करते हैं, एक और प्लेट ले आते हैं, इसके पास एक प्लेट और ले करके आए, ये है एक और प्लेट, और इसके पास ला करके हमने रख दी और उसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने फिक्स कर दिया है, सजा दिया है इस तरीके से। ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये एक मेटल की प्लेट है। तो एक प्लेट से दाल नहीं गली तो दूसरी प्लेट भी ले आए। अब दूसरी प्लेट ले आए तो क्या होने वाला है, पहले ये देखो इस पे चार्ज कौन सा डाला है हम लोगों ने, इस पे नेगेटिव चार्ज डाला है, तो इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हम डाल चुके हैं, हम उसको खोने नहीं देना चाहते, हम उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो हमने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक प्लेट और लेकर के आए जिसको हमने इंसुलेट किया हुआ है।
अब इससे क्या होगा, क्या हो सकता है, इस नेगेटिव की वजह से इस प्लेट के इस तरफ, यानी इस प्लेट के सामने वाले हिस्से पर, ठीक है, इस प्लेट के सामने वाले इस हिस्से पर क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। इस प्लेट के इस हिस्से में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा या रह जाएगा, और दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारी प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये बात तो क्लियर है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट के दूसरे साइड में चला गया और इस तरफ रह गया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। फील्ड भी बन गई इनके बीच में, पहले भी थी फील्ड, अब ये भी बन गई। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब देखो, अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, ठीक है, तो इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज भूलना नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर मैं अगर किसी चार्ज को डालूं, नेगेटिव चार्ज को, तो ये सारे मुझे रिपेल करेंगे, यानी मेरा काम मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये मेरे काम को आसान करेगा। ठीक है, अगर मैं इस पे नेगेटिव चार्ज डालने जाऊंगा तो ये तो पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, लेकिन ये नेगेटिव पोटेंशियल को घटा रहा है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, यानी मेरा काम आसान हो रहा है, मैं इसमें और चार्ज डाल सकूंगा। लेकिन सपने इतने सुंदर नहीं हैं, ये नेगेटिव चार्ज मेरा अभी भी दुश्मन बना हुआ है। मैं जब लाऊंगा तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? तो ये मेरे काम को मुश्किल बना रहा है, ये नेगेटिव चार्ज। बात समझ आई कि इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इस तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया। अब मैं इसमें इसका पोटेंशियल इसकी वजह से तो घट रहा है, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दूं तो ओवरऑल पोटेंशियल मेरी इस प्लेट पर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कुल मिला के रिपेल कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो मैं चार्ज लेकर के आऊंगा ये रिपेल करेगा, मेरे काम में मुश्किल करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज मेरे काम को आसान करेगा, यानी ओवरऑल पोटेंशियल घट जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज मेरे पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, ये समस्या हो रही है। समझ गए? तो इस नेगेटिव चार्ज को मुझे इस नेगेटिव चार्ज से छुटकारा पाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको अर्थ कर दिया, एक वायर लिया और जमीन में गाड़ दिया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इस नेगेटिव चार्ज के लिए तो ये नेगेटिव चार्ज दुश्मन ही है, रिपेल कर रहा है, तो और रास्ता भी मिल गया इस नेगेटिव चार्ज को भागने का। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा कर के समा जाएंगे और मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। क्यों बना रहा? क्योंकि सामने नेगेटिव है, उसके अट्रैक्शन की वजह से ये इसके सामने बैठा रहेगा। तो ओवरऑल इसकी वजह से मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इसकी वजह से मेरा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था, इसकी वजह से अब डिक्रीज कर रहा है, यानी अब मेरा काम करना आसान हो जाएगा। मैं इस पे और ज्यादा चार्ज डाल सकता हूं और मेरा चार्ज लीक भी नहीं होने वाला। समझ गए? क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव चार्ज बैठा है ना, तो ये भी इसको देख के बैठे रहेंगे, ये इसको देख के बैठे रहेंगे, और दोनों चार्ज इकट्ठे बने रहेंगे, लीक भी नहीं करेंगे और पोटेंशियल भी कम हो गया, यानी मैं और चार्ज इसके ऊपर डाल सकता हूं। बात समझ आ गई? तो क्या हुआ, एक प्लेट से दाल नहीं गल रही थी हमारी, एक प्लेट को और लेकर के आए, उसको अर्थ भी कर दिया, उससे क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई, हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है कि किसी प्लेट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है अगर उसके सामने एक अर्थड प्लेट लाई जाए। यही है इसका प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ अ प्लेट, ऑफ अ मेटलिक प्लेट, कुछ भी प्लेट, कैन बी इंक्रीज्ड बाई bringing an earthed plate near it। ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। इसीलिए कैपेसिटर्स हमारे दो प्लेट के बने होते हैं।
है ना। अब दो प्लेट के बने हों, दो स्फीयर के बने हों, एक अंदर स्फीयर एक बाहर स्फीयर, दो सिलेंडर के बने हों, एक अंदर सिलेंडर एक बाहर सिलेंडर, बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमें बहुत सारे डिज़ाइंस का नहीं पढ़ना, हमें केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो हुई कैपेसिटी ऑफ अ मतलब हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ प्लेट, यानी प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो बड़े काम का है कि अगर हमारे पास एक स्फीयरिकल शेल है, एक गोला है, खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हमें उस बात में तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन एक फॉर्मूला भी आएगा, वो भी बड़ा काम का आएगा, और हमें कैपेसिटी निकालने का एक तरीका आ जाएगा, तो वो करेंगे कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। तो अगला टॉपिक हमारा कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर, खोखला गोला, उसकी कैपेसिटी निकालेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ये है एक स्फेरिकल शेल, स्फीयर है, हॉलो है, इसका रेडियस है r, अंदर से हॉलो है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है। हम इसकी कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, ओके। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। अब जब चार्ज को स्टोर करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे बाकी चीज़ों जो हमने पढ़ी हैं उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, किसी चीज़ पे चार्ज डालते हैं तो उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ जानते हैं भाई। एक तो चार्ज के बारे में डालते हैं कि चार्ज उसके ऊपर डाला गया, ठीक है। दूसरी बात, वो फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरी बात। तीसरा, इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा, है ना। तो हम इस पोटेंशियल वाले चीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर मैं इस पे एक चार्ज Q डालूं, क्यों नहीं डालूं, Q डालूं, तो इसके ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई इसका रेडियस, ठीक है। एक और चार्ज Q डाल दिया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ करके हो जाएगा ये 1, ये 2, K2Q बाई R। और जैसे जैसे मैं चार्ज डालता जाऊंगा इसकी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। अगर मैंने NQ डाल दिए तो मेरा पोटेंशियल हो जाएगा NKQ बाई R। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। एक चीज देखने वाली है कि चार्ज 1 गुना 2 गुना बढ़ गया तो पोटेंशियल भी 2 गुना बढ़ गया, यानी कि ऐसे कह सकते हो 2V1। यहां देखो हम कह सकते हैं NV1। अगर चार्ज 2 गुना बढ़ जाता है तो वोल्टेज 2 गुना बढ़ जाती है। अगर चार्ज n टाइम्स बढ़ जाता है तो वोल्टेज भी n टाइम्स बढ़ जाती है। यानी चार्ज और वोल्टेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी। इसका मतलब चार्ज और वोल्टेज का रेशो लिया जाए तो वो एक कांस्टेंट होना चाहिए ना। हाँ, तो अगर हम चार्ज और वोल्टेज का रेशो लें, इसमें से चार्ज और वोल्टेज का रेशो लें, क्या लें? Q बाई V का रेशो लें, ठीक है। तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं? होना भी चाहिए। एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है तो दोनों रेशो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये वो कांस्टेंट आया, चार्ज और वोल्टेज के रेशो को हम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि इस कांस्टेंट को ही कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं। अच्छी बात है ना। इस कांस्टेंट को ही हम कैपेसिटेंस कहेंगे। ये कैपेसिटेंस है हमारे स्फेरिकल शेल की। अब करना क्या है, वोल्टेज की वैल्यू पुट करो, जो कुछ आएगा दैट इज द कैपेसिटी। सो हम क्या करेंगे, Q बाई V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है KQ बाई R। मैंने यहाँ V और यहाँ पर V1 यूज किया है। V1 V2 इसलिए यूज किया था क्योंकि हम अलग अलग वैल्यूज बदल रहे थे। बेसिकली ये V ही है तो ये दोनों सेम है, तो KQ बाई R ऊपर चला गया। K क्या होता है? K भूल तो नहीं गए? K मैं हमेशा K यूज करता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, लापरवाह हूँ, कामचोरी करता हूँ मैं थोड़ी सी। सो K को 1/4 पाई एप्सिलॉन यूज करते हैं। आप लोग
के यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि के क्या है। सो के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो इससे क्या मिला, सो Q बाई वी जो कांस्टेंट है वो आया, Q से Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये आया, ये कांस्टेंट है, यही कैपेसिटी है। और कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे C से, C कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आया कैपेसिटी का फॉर्मूला। और इससे क्या साबित होता है, ये तो बात क्लियर हुई, इसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पहले ये बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई कि कैपेसिटी निकालते कैसे हैं। मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से कोई चीज़ कांस्टेंट मिल रही है कि नहीं। जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, चार्ज बढ़ गया वोल्टेज बढ़ गई, दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को ही हम कैपेसिटेंस कहेंगे। जो हमारी कैपेसिटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा स्फीयर होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। समझ गए, क्लियर। जितना बड़ा स्फीयर होगा, क्यों, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना, रेडियस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। अब देखो एक बार फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है, एक बार फटाफट जल्दी से कि भाई कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। हमने देखा चार्ज बढ़ता जाएगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी, चार्ज बढ़ गया वोल्टेज बढ़ गई, चार्ज 1 गुना, ठीक है, चार्ज 2 गुना तो 2 गुना वोल्टेज, चार्ज 3 गुना तो 3 गुना वोल्टेज, चार्ज n टाइम्स बढ़ गया तो n टाइम्स वोल्टेज हो गई। यानी चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो है कांस्टेंट होना चाहिए, इस कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। और स्फेरिकल शेल की कैपेसिटी आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो कि रेडियस के प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी कैपेसिटी। अगर हम अर्थ की कैपेसिटी निकालें, अब देखो अर्थ एक बड़ा गोला है ना, उसकी कैपेसिटी निकालो तो क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। और रेडियस की वैल्यू कितनी अर्थ की, लगभग, तो इसको 10 ले लेते हैं, लगभग 9 को 10 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 बन गया। सो देखो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 0.00, ठीक किया ना मैंने, ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 पर 9, हाँ ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया है। सो हमारी जो कैपेसिटी आएगी 0.0065 फैराड आएगी। ये तो बहुत छोटी कैपेसिटी आई, ये तो बहुत मामूली सी कैपेसिटी है। इसका मतलब जो हमारा कैपेसिटी की जो वैल्यू है ना 1 फैराड, तो बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 1 फैराड, देखो ये 0.0065 फैराड आ रहा है, तो 1 फैराड तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगा, सॉरी बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। और हम लोग जो कैपेसिटर्स यूज करते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो, नैनो, पाइको, ऐसे ऑर्डर के होते हैं। मैंने आपको जो दिखाया था, ये वाला जो कैपेसिटर दिखाया मैंने आपको, इसकी कैपेसिटी है 470 माइक्रोफैराड। आप देख ही सकते हो 470 अगर दिख रहा है तो ये है 470 माइक्रोफैराड। देखो यहाँ पर 470 माइक्रोफैराड। माइक्रो पे फोकस करो, ठीक है, माइक्रो पे फोकस करना है। यहाँ पर माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, ओके। तो कैपेसिटेंस फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बहुत छोटी कैपेसिटी को जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बहुत छोटी कैपेसिटीज़ होती हैं, माइक्रो के रेंज में, नैनो के रेंज में, पाइको के रेंज में, ऐसे, ओके। तो ये आई हमारी कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल शेल, ओके। अब हम अगला डिज़ाइन पे आते हैं, कैपेसिटी का अलग डिज़ाइन जो बहुत कॉमन है, जो हर जगह देखने को मिलता है। आपके फ़ैन के अंदर जो कैपेसिटर है वो भी उसी डिज़ाइन का है, जो मैंने कैपेसिटर दिखाया है वो भी उसी तरीके के हैं, और वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो मैंने आपको प्रिंसिपल समझाने के लिए करी थी ना, जो मैंने प्रिंसिपल को समझाने के लिए करी थी, ठीक है, वही कैपेसिटर जिसमें 2 प्लेट्स थी, ठीक है, 2 प्लेट्स वाला कैपेसिटर, उसी की कैपेसिटी निकालेंगे।
तो ये है हमारे पास वो दो प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स जिससे हमारा कैपेसिटर मिलके बना है। इस तरीके से हैं दो प्लेट्स जिनका एरिया है ए, इनका एरिया है ए, एरिया इज ए, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी है, एरिया है ए। ओके, हम क्या निकालना चाहते हैं? हम कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। और मैंने अभी बताया कि कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज का रेशो होती है, इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं और बात बताई थी आप लोगों को कि इसमें चार्ज स्टोर करेंगे तो बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। मान लो हमने इसको बैटरी से जोड़ा, ये है हमारी बैटरी, बैटरी से जोड़ा तो क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस पे Q चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगी। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इस तरीके से। ओके, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा दोनों प्लेट्स के बीच में? अगर हमें चार्ज डेंसिटी दी जाए, चार्ज डेंसिटी दी हो, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, इसका भी चार्ज अपॉन एरिया दिया गया है जो है सिग्मा, जो है सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये फॉर्मूला होता है दो प्लेट्स जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक का करेंगे क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकालेंगे, V इज इक्वल टू ई डी, है ना? तो क्या मिला? V मिला, E की वैल्यू पुट करेंगे ई डी बाई एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू पुट करके क्या मिला? हमें मिला, कुछ गलती कर दी क्या? सॉरी, ई डी, और E की वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा? E की वैल्यू पुट करेंगे मिलेगा सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, और अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो C क्या बनेगा? Q बाई सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट Q बाई सिग्मा डी। लेकिन सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बाई ए। सो Q से Q कटा, कैपेसिटी का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बड़ा सुंदर सा छोटा सा फॉर्मूला आया और बड़े आराम से ही आ गया, है ना? फिर से देखो, शुरुआत यहां से करेंगे क्योंकि अभी ये फंडामेंटल फॉर्मूला हमने निकाला कि चार्ज बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी, चार्ज और वोल्टेज का रेशियो कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को कहेंगे कैपेसिटी। यहां से शुरू करेंगे। अच्छा, इसके बारे में हमें कौन कौन सी चीजें नहीं पता, चार्ज के बारे में पता है, लेकिन वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे। जो पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन निकाली थी वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही यूज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए, और वैल्यू पुट करके क्या मिला? हमें मिला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब इसको एक बार थोड़ा समझ लें कि कैपेसिटी, क्षमता किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? बड़ा एरिया ज्यादा कैपेसिटी, बड़ा एरिया, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटी ज़्यादा होगी। छोटी सेपरेशन, उनके बीच में दूरी बहुत कम हो तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। समझ गए? तो फिलहाल इस फॉर्मूले से यही मालूम पड़ रहा है कि अगर एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ी होगी। स्फेरिकल शेल में भी हमने यही देखा कि रेडियस बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ी होती है, सेपरेशन छोटी होगी तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, है कि नहीं? भाई दोनों प्लेट्स को पास पास रखेंगे ना तो उनके चार्ज को लूज करने की जो पॉसिबिलिटी है ना, संभावनाओं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दूर दूर होंगे ना तो हो सकता है उनका चार्ज खत्म हो जाए, इसलिए नज़दीक रखने पर चार्ज बना रहेगा, कैपेसिटी बढ़ी रहेगी। और एप्सिलॉन नॉट दिखाता है कि कुछ ना कुछ रोल मीडियम का भी है, यानी उन दोनों प्लेट के बीच में
हवा है या कुछ और चीज़ डाली गई है प्लेट्स के बीच में, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको उनका यूज़ के बारे में बताया, और फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल शेल की कैपेसिटी निकाली, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी निकाली, और हमने आज कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। सी यू, बाय।